हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे का इस बार यानी कि 2024 सत्र में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 9 कागजात के बारे में बताया है, यानी कि 9 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी है। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से संबंधित, कागजातों से संबंधित कुछ अलग तरीके की जानकारी दी गई है जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी एक एक करके आपको देंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन से कागजात लगेंगे ये आप देख लें। तो दोस्तों स्कैन किया हुआ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको स्कैन करके रखना है। दोस्तों उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो अधिकतम 256 केबी होनी चाहिए, यानी कि 256 केबी से कम होनी चाहिए या तो 256 केबी की होनी चाहिए। यानी कि अगर 257 केबी का हो जाएगा तो ये साइज़ उसका बढ़ गया, तो फिर ये ऑनलाइन फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जो अधिकतम साइज होनी चाहिए वो 256 केबी होनी चाहिए। और दोस्तों बहुत तरह के फाइल फॉर्मेट होते हैं जैसे कि .jpg, .pdf, जैसे कि वीडियो का आपने देखा होगा .mp4, .mp3। तो इस तरीके के फॉर्मेट को फॉर्मेट कहा जाता है। तो ऐसे ही फ़ोटो का भी या फिर स्कैन किए हुए जो आप फ़ोटो बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट होगा जो फाइल के लास्ट में लिखा रहता है, जैसे फोटो.jpeg, फोटो.pdf। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो jpeg या फिर pdf फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे आपको jpeg फॉर्म बनाना है या फिर pdf में कन्वर्ट करना है या 256 केबी के साइज़ का कैसे बनाना है। मान लीजिए आप फ़ोटो खींचते हैं, अब उसकी साइज़ 1 MB हो गई, तो उसको आपको 256 केबी या उससे कम कैसे बनाना है, इसकी हम अलग से वीडियो दे देंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका साइज एडजस्ट करना है और इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये बात होगी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में। ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद दोस्तों बच्चे की स्कैन की हुई वर्तमान फ़ोटो, ठीक है। दोस्तों स्कैन का सेंस यहाँ पे ये है कि आप बच्चे को स्टूडियो में लेके जाएंगे, वहाँ पर उसकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट रहे या फिर थोड़ा हल्का कलर का बैकग्राउंड रहे, ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड ना रहे, और बच्चे की जो फ़ोटो हो बिल्कुल साफ़ हो, बिल्कुल धुंधली ना हो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। इसका भी जो साइज़ है वो अधिकतम 256 केबी हो सकता है और या फिर उससे कम हो सकता है, और जो फॉर्मेट होगा फ़ोटो का वो .jpg या .jpg होना चाहिए। ये आप स्टूडियो वालों से कह देंगे तो वो आपको खुद बना कर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ होते हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं। बाकी और भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अपलोड नहीं करना होता है। तो अब देख लेते हैं कि लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे या फिर साइबर कैफ़े से ही भरवाएंगे तो आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाला अगर भरता है तो आपके सर्टिफिकेट्स में से जानकारी देखकर भरेगा, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट बनने की डेट, ये सारी जानकारी वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में भरनी होती है। तो आप अगर खुद से भर रहे हैं तो आपको लेकर अपने पास बैठना होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, और अगर आप साइबर कैफ़े से भी भरवाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा अपने साथ। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यही चीज़ मैंने यहाँ नीचे बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र जैसे कि बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जिनके बेसिस पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भरने के लिए चाहिए होंगे, चाहे आप खुद से फॉर्म भरते हैं या फिर साइबर कैफ़े से भी फॉर्म भरवाते हैं तो भी। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि एडमिशन के समय कौन कौन से कागजात लगते हैं। तो दोस्तों एडमिशन के समय मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेकर जाना होता है। जो फोटोकॉपी होता है वो केंद्रीय विद्यालय द्वारा रख लिया जाता है जहां पर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है, और ओरिजिनल से वेरीफाई किया जाता है, और वेरिफिकेशन के बाद बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपको लौटा दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, बहुत से कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी यहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, फोर्स में हैं, रेलवे में हैं, तो क्या कोटा लगेगा। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर एकदम क्लियर करना चाहता हूँ
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी उसी IHL या PSU में कार्यरत हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ये जो दादा दादी नाना नानी वाला कोटा लगता है, ठीक, ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर PSU प्रोजेक्ट सेक्टर के जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, सिर्फ इसी कैटेगरी के केंद्रीय विद्यालय में लगता है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर PSU का केंद्रीय विद्यालय है या नहीं? तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और वहाँ पर जब आप केंद्रीय विद्यालय चुनेंगे, तो वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की जानकारी दी जाती है। वहाँ पर लिखा रहता है कि ये शहरी क्षेत्र का है कि ग्रामीण क्षेत्र का है, इसको कौन स्पॉन्सर करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग स्पॉन्सर कर रहा है या फिर PSU स्पॉन्सर कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आपने केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर सेलेक्ट किया, तो अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का केंद्रीय विद्यालय है। इसी तरीके से, क्योंकि ये जो है IIT कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अगर आपने केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, क्योंकि उसको स्पॉन्सर कर रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है। हायर लर्निंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, ये सारे जो है ये एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग कहा जाता है। इसी तरीके से PSU के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो होते हैं ये PSU होते हैं। तो इनके अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय आते हैं, इनको जो है प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर PSU के केंद्रीय विद्यालय बोले जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर अगर बच्चे के दादा दादी नाना नानी उसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर PSU में कार्यरत हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, और बच्चा उसी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या PSU के अंदर आने वाले केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा है, तब जाके बच्चे का कोटा वहां पर लगेगा, बच्चे के दादा दादी या नाना नानी का कोटा वहां पर लगता है। तो ऐसे केस में बच्चे का बच्चे को एक वो प्रूफ देना होता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो दोस्तों बच्चे के माता पिता का बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के साथ संबंध का प्रमाण पत्र वहां पर देना होता है, कि बच्चे के जो माता पिता हैं वो बच्चे के दादा दादी या नाना नानी के साथ ये उनका संबंध है, इस तरीके का प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो दोस्तों SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों OBC में दो कैटेगरी होती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो रिजर्वेशन मिलता है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। तो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ये प्रमाण पत्र आपको देना होता है, जिसको कि जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है इसको। तो दोस्तों यह प्रमाण पत्र बच्चे के माता पिता के नाम से भी चल जाएगा, लेकिन यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जो कि SC कैटेगरी में आता है, अब उसको SC कैटेगरी में एडमिशन मिल गया है। अब मान लीजिए कि उस टाइम पर बच्चे के माता पिता का जो है वो जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन बच्चे के नाम से नहीं बन पाया है, तो एडमिशन तो हो जाएगा बच्चे के जो माता पिता हैं उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, लेकिन एडमिशन की तारीख से लेकर 3 महीने के अंदर बच्चे के नाम से बनवाकर वो जाति प्रमाण पत्र आपको देना होता है। तो दोस्तों मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप वो 3 महीने का इंतजार ना करें, ये जानकारी इसीलिए आपको पहले से दी जा रही है कि आप बच्चे के नाम से ही बनवा कर रख लें, ताकि आपका जो एडमिशन हो वो स्मूथली हो सके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में। तो दुर्भाग्यवश अगर कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना होता है, यदि वो रिजर्वेशन क्लेम करना चाहता है तो दोस्तों बच्चे का वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि बच्चे की दिव्यांगता केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा देखी जा सकती है और वे बच्चे को दिव्यांग श्रेणी में स्वीकार करते हैं तो प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु दोस्तों हमारा यह सुझाव रहेगा कि आप वैध प्रमाण पत्र बनवा कर रखें, ताकि यदि स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा मना किया जाए कि वो दिव्यांग श्रेणी में बच्चे को नहीं स्वीकार करते हैं, तो आपके पास अगर प्रमाण पत्र रहेगा तो उनको दिव्यांग की श्रेणी में जो है उनको बच्चे को स्वीकारना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर बच्चा कोई
डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको जो है डिफरेंटली एबल्ड का सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि सेंट्रल स्टेट सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सेवा प्रमाण पत्र। दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है कि केंद्रीय विद्यालयों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो है वो प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों इस प्राथमिकता श्रेणी में आने के लिए, इस प्राथमिकता श्रेणी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे के एडमिशन के लिए बच्चे के माता पिता को उनको ऑफिस से एक सर्विस सर्टिफिकेट, जिसको कि सेवा प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो बनवा कर देना होता है। यह प्रमाण पत्र बच्चे के माता पिता के ऑफिस से बनता है, जिसमें उनके पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं इसकी पूरी जानकारी रहती है, और यह उनके ऑफिस के हेड द्वारा प्रमाणित होता है। वहाँ पर उनके ऑफिस के जो हेड हैं उनका नाम, उनका डिजिग्नेशन, उनका पद क्या है, उनका सिग्नेचर और उनकी मुहर लगी हुई होती है, और यहाँ पर ये बताया गया रहता है कि उनके पिछले 7 सालों में कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं। तो दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता जो है वो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको सेवा प्रमाण पत्र देना होता है, जिसके भी आधार पर वो बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं। चाहे माता जी अगर करती हैं सरकारी नौकरी तो माता जी के ऑफिस से बनवाना पड़ेगा, और अगर पिताजी करते हैं तो पिताजी के ऑफिस से ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसके बाद दोस्तों यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर कोई किसी बच्चे के माता पिता यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो उनको रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, निवास का प्रमाण, बच्चे के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है। ये बच्चे के माता पिता के नाम से हो सकता है। बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट, बिजली बिल, पानी बिल, ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज, बच्चे के माता पिता का वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिससे पता जो है वो प्रमाणित होता है जो कि सरकारी हो, तो वो एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चलता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि अगर बच्चा EWS BPL कैटेगरी से आता है तो उसको EWS BPL कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। EWS की जो क्राइटेरिया है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है। वो राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं कि कितने इनकम के लोग वो EWS की कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों आप अपने राज्य के हिसाब से अगर EWS कैटेगरी में आते हैं, जिसको कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में ये राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट के आधार पर आप जो है एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप BPL कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास BPL सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम BPL सर्टिफिकेट नंबर और जारी होने की डेट, यानी कि कब वो बना है और किसके द्वारा बनाया गया है, ये सारी डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में ही भरनी पड़ती है। तो आपके पास इससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसी तरीके से एक लो इनकम ग्रुप का भी सर्टिफिकेट आता है। तो दोस्तों आपके स्टेट में जो लो इनकम का क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, अगर वो आपके पास है तो वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें। तो दोस्तों और भी जानकारी है जो आपको यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एक यहाँ पर प्रोविज़न है दोस्तों। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, एकल कन्या संतान। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड होता क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों ऐसे माता पिता जिनकी सिर्फ एक संतान हो और वो सिर्फ लड़की हो, मतलब उस बच्ची के कोई और भाई बहन ना हो, सिर्फ और सिर्फ अकेली हो वो, तो ऐसे बच्ची को सिंगल गर्ल चाइल्ड बोला जाता है। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में विशेष प्रावधान होता है। इसका प्रमाण पत्र आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट के माध्यम से घोषणा करके देना होता है, यानी कि 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको तहसील में जाकर किसी वकील के द्वारा आपको ये बनवाना होता है, नोटरी के द्वारा। वहाँ पर ये सत्यापित करके देना होता है कि आपकी एक ही लड़की है और सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो इस तरीके से आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों बच्चे की फ़ोटो आपको एडमिशन के समय देनी होती है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया है। तो दोस्तों उसकी आप हार्ड कॉपी ज़रूर बनवा लें, वही फ़ोटो आपको एडमिशन के टाइम पर देना होता है।
तो दोस्तों ये जानकारी थी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज पूछ सकते हैं, और यहाँ यूट्यूब पर भी आप डायरेक्ट कमेंट करके अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। दोस्तों हमारा एक प्रयास है पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। इन वीडियोज़ को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, जो आपके जान पहचान के हैं, उन सबको ये जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जानकारी के अभाव में बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं। बहुत से बच्चे इसके काबिल होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव के चलते वो जो है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, इसमें आप हमारा साथ जरूर देंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये जो वीडियोस दिख रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको देखने के लिए आप इन पर क्लिक कर सकते हैं, ये वीडियोस अपने आप आपके सामने चलने लगेंगी। तो दोस्तों ये चारों वीडियोस देखने के लिए आप किसी भी एक पर क्लिक करेंगे, ये वीडियोस आपको दिख जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि जो भी एडमिशन से संबंधित वीडियोज़ हों आपको टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाएँ। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।